हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यार इस वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही तगड़े तरीके से करने वाले हैं एंड मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा बायोमोलिक्यूल्स बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। ठीक है, तो यार देखो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। बायो मतलब होता है क्या? बायो मतलब होगा लिविंग एंड मोलिक्यूल्स मतलब होगा केमिकल, है ना। लिविंग केमिकल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को देखें तो इसमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं। सो देखो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? सो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो जिनका मोलिकुलर वेट 18 to 800 डाल्टन्स के बीच में होता है एंड ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन्स के बराबर या उससे बड़ा होता है और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि छोटे वाले का एग्जांपल्स देखें तो इसमें मोनोमर्स आ जाएंगे जैसे कि अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर, फॉर एग्जांपल मोनोसेक्राइड। सिंपल शुगर में मोनोसेक्राइड से तो आएंगे जिसके एग्जांपल्स हो जाएंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, और क्या, और न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स भी आ जाएंगे इसमें, और वाइटामिन्स भी आ जाएंगे एंड कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट एंड फॉस्फेट या सल्फर एंड फॉस्फोरस के। ठीक है, ये सभी आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे। मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि बड़े वाले पॉलीमेरिक फॉर्म का बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे अमीनो एसिड का पॉलीमेरिक फॉर्म प्रोटीन आ जाएगा, पॉलीसेकेराइड्स आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएगा एंड यहाँ पे देखो एक लिपिड। लिपिड मैंने स्टार क्यों मारा है? क्योंकि यार जो लिपिड है ये नॉन पॉलीमेरिक फॉर्म है ना। लिपिड नॉन पॉलीमेरिक फॉर्म है और इसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, तो कायदे से तो ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आना चाहिए। पर ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों आया? देखो लिपिड जो है ये एसिड इनसोल्युबल पूल में पाया जाता है। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो एसिड इनसोल्युबल पूल में आते हैं एंड माइक्रोमोलिक्यूल एसिड सोल्युबल पूल में आते हैं। ठीक है, जो लिपिड है वो पाया जाता है एसिड इनसोल्युबल पूल में। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है, दे अकर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल यानी कि बहुत सारा आपस में इसे गुच्छा करके रहेगा, अकेले नहीं रहेगा। इस वजह से ये एसिड इनसोल्युबल पूल में पाया जाता है ना। कायदे से ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये रहता है उसके कारण ये एसिड इनसोल्युबल पूल में आता है। तो इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल में हमने इसे डाला पर ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है ड्यू टू इट्स मोलिकुलर वेट। ठीक है, चलिए बात करें यदि एलिमेंट्स के नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग में क्या अर्थ क्रस्ट एंड लिविंग में क्या ह्यूमन बॉडी। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएगा उसको देखते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, अब देखो सब तो याद करने से रहो और सबसे क्वेश्चन आने से रहा। सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैक्सिमम से क्वेश्चन आएगा और मिनिमम से क्वेश्चन आएगा। देखो अर्थ क्रस्ट यानी कि नॉन लिविंग, इस पे जो मैक्सिमम होगा वो ऑक्सीजन होगा विच इज 46.6% एंड मिनिमम होगा वो नाइट्रोजन होगा विच इज वेरी लिटिल। ठीक है, एंड ह्यूमन बॉडी में भी मैक्सिमम की बात करें तो वो ऑक्सीजन होगा विच इज 65% एंड यदि मिनिमम की बात करें तो वो सिलिकॉन होगा जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। एंड याद रखना ह्यूमंस में कौन CHON यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन आपका 18.5%, हाइड्रोजन कहाँ गया, हाइड्रोजन आपका 0.5%, ऑक्सीजन हो गया आपका सबसे मैक्सिमम होता है 65% एंड नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन आपका हो गया 3.3%। ठीक है, एंड आपका ये कैल्शियम भी हो जाता है 1.5%। ये होता है आपका ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा। ठीक है, सी से आप कार्बन और सी से कैल्शियम करके भी याद कर सकते हो। और लाइट लिविंग एंड नॉन लिविंग का एलिमेंट हमने देखा। चलिए अब एनालिसिस करते हैं केमिकल कंपोजिशन का। ठीक है, यदि एनालिसिस करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिविंग सेल लेते हैं। लिविंग सेल किसका? प्लांट्स या एनिमल सेल का। ठीक है, अब इसमें यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग फ्रैक्शनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐश मेथड या डिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐश मेथड इसको जनरली बोला जाता है। तो देखो फ्रैक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एनिमल या प्लांट सेल है इसको हम लोग मोटर या पेस्टल में डाल दिए। ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल को मोटर पेस्टल में डाल दिए और इसमें एक सॉल्वेंट डालते हैं। कौन सा सॉल्वेंट? Cl3CCOOH। ठीक है, जिसका ऑब्वियसली नेम होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड नाम का सॉल्वेंट डालते हैं, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसमें। उसके बाद हमें एक स्लरी मिल जाता है। ठीक है, अब इस स्लरी को हम लोग फिल्टर करेंगे, उसके लिए हम लोग इस तरीके का एक फिल्टर लगाते हैं जहाँ पे ये फिल्टर पेपर या कॉटन लगा रहता है। ठीक है, इस स्लरी को कंप्लीट हमने इसमें डाला। अब देखो क्या होगा, जो छोटे छोटे वाले होंगे वो पास हो जाएंगे एंड जो बड़े बड़े वाले होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे, जो यहाँ पे पास हो गया उसको बोलेंगे हम लोग फिल्ट्रेट यानी पास हो गए, फिल्टर हो गए। और जो यहाँ पर रह गए उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंटेट, रह गए, है ना। रिटेंटेट जो होंगे वो एसिड इनसोल्युबल पूल में पाए जाएंगे और इसमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल आएगा यानी कि बड़े बड़े वाले, एंड फिल्ट्रेट में एसिड सोल्युबल पूल में आ जाएंगे। ठीक है, एंड इसमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल आएगा यानी कि छोटे छोटे वाले। ठीक है, तो रिटेंटेट और फिल्ट्रेट आप लोग समझ गए होंगे। इस चीज को याद रखना, सॉल्वेंट हम लोग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेते हैं। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें एश मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल को सबसे पहले हम लोग ड्राई करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग इसका ड्राई वेट लेते हैं। क्योंकि जैसे नॉर्मल वेट होता है उसमें तो वाटर भी आ जाएगा, हमें वाटर नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग को पूरा ड्राई वेट लेना है ताकि अच्छे तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग इसे ड्राई करेंगे जिससे जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। फिर ड्राई वेट ले लिया हमने, अब उसके बाद हमें इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटाना है, तो हम लोग इसको बर्न करेंगे। ठीक है, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा। तो ड्राई करके H2 हटा दिया, बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया। उसके बाद हमें इससे मिला ऐश। ऑब्वियसली बर्न करने के बाद तो राख ही बचता है
ऐश मिल गया, ठीक है, ऐश मिल गया, इसीलिए हम लोग इसे ऐश मेटल बोलते हैं। और ऐश में क्या क्या आ जाएगा, जैसे सोडियम का आयन, पोटेशियम का आयन, कैल्शियम का आयन, मैग्नीशियम का आयन, ठीक है, ये सभी हमें यहाँ पे मिल जाएगा और इसी तरीके से हम लोग इसका एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग एनालिसिस वगैरह समझ जाओगे। चलिए बात करें थे रिटेंटेड और फिल्ट्रेट की। तो जैसे मैंने बताया, जो रिटेंटेड यानी कि जो रह जाएगा, है ना, यानी कि ये एसिड इनसोल्युबल पूल में पाया जाएगा एंड इसमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, और इसी में लिपिड्स भी आएगा। एंड फिल्ट्रेट एसिड सोल्युबल पूल में पाया जाएगा एंड, ठीक है, और इसमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे वाले। याद रखना, जो लिपिड है वो रिटेंटेड में जाएगा क्योंकि वो वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ना। यदि बात करें कंपोजिशन ऑफ सेल की, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो याद रख लो यार, पानी मोस्ट अबंडेंट केमिकल होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। अब देखो, पानी जो है, पानी पी से स्टार्ट होता है तो उसके बाद आ जाएगा प्रोटीन एन से एंड होता है तो उसके बाद आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक सी से खत्म होता है तो उसके बाद आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट के बाद यार लिपिड और आयंस। तो ऐसे याद रख लेना, आप इतना भी याद कर लोगे तो यदि आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में लिपिड और आयंस तो याद कर लोगे आप, ठीक है। तो वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, आयन एंड वाटर इज मोस्ट अबंडेंट केमिकल। ये रहा आपका कंपोजिशन ऑफ सेल ना। यदि बात करें मेटाबोलाइट्स की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऑलमोस्ट हर साल आप कह सकते हो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आता है। तो मेटाबोलाइट्स में आपका आया था प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात करें तो ये प्रोड्यूस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है। इसका जो रोल है ये फिजियोलॉजिकल रोल होता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रोल, दैट मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका रोल होगा। इसकी बात करें एग्जांपल्स की, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट में आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सभी आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो इसका लिमिटेड रोल होता है, ज्यादा रोल नहीं होगा, लिमिटेड रोल होगा। एंड ये प्रोड्यूस इन प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया, ठीक है, प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। इसका जो रोल होता है वो है ह्यूमन वेलफेयर में इसका कुछ रोल होगा और कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगा। सो ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये होता है इसका कुछ रोल। या इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, पिगमेंट्स को याद करने का सिंपल सा तरीका, पिगमेंट्स तो आप लोगों को पता ही है, कैरोटेनॉइड्स, है ना, कैरोटेनॉइड्स, एंथोफिल, ये सभी पिगमेंट्स होते हैं। तो कैरोटेनॉइड्स एंड एंथ्रोसाइनिन, ठीक है, कैरोटेनॉइड, एंथ्रोसाइनिन आपका पिगमेंट्स होता है। या देखो, एल्कलॉइड्स, टॉक्सिन एंड ड्रग में स्टार क्यों मारा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली हम लोग भूल जाते हैं इस वजह से, और इसमें कंफ्यूजन भी होता है, इस वजह से इसको लास्ट में देखेंगे। अब देखो यार, टार्पिन्स देख लेते हैं। देखो टार्पिन्स तो यार बहुत सिंपल है, मोनोटार्पिन, डायटार्पिन, याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, दोनों में ऑयल आ रहा है, याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। देखो लेक्टिन्स का कॉन्केविलिन ए, देखो यहाँ पे एल आ रहा है ना, एल आई एन, लास्ट में लिन, यहाँ पे भी एल आई एन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, बहुत ही सिंपल है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्या होने हैं, रबर, गम, सेलुलोज, ये सभी आपके पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। चलिए यार बात करें यदि अल्कलॉइड्स, टॉक्सिन और ड्रग्स की, तो इनमें कंफ्यूजन होता है। अल्कलॉइड को आप याद कर सकते हो कोमा से, ठीक है, कोमा। तो ए से तो आपका ऑब्वियसली अल्कलॉइड हो जाएगा, बाकी सीओ से आपका हो जाएगा कोडीन, ठीक है, सीओ से कोडीन, और एमओ से हो जाएगा आपका मॉर्फिन, ठीक है। तो इधर से आप सीओ चल लो, इधर से आप एमओ चल लो, सीओ से कोडीन, एमओ से मॉर्फिन। टॉक्सिन का तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है रैट, आर से आपका राइसिन, ए से एब्रिन, सिंपल सी बात है, टॉक्सिन, राइसिन और एब्रिन, है ना। टॉक्सिन में थोड़ा छोटा वर्ड है और राइसिन, एब्रिन भी उसी हिसाब से छोटा छोटा वर्ड है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो यदि ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स को एग्जाम्पल याद करने का है कर्व्ड। सो ड्रग्स का एग्जाम्पल हो जाएगा CUR से हो जाएगा आपका क्यूरक्यूमिन, ठीक है, CUR से क्यूरक्यूमिन, और VE से हो जाएगा आपका विनब्लास्टिन, ठीक है, क्यूरक्यूमिन एंड विनब्लास्टिन, ये हो जाएगा आपका ड्रग्स, ठीक है। वापस बता देता हूँ आपको, पिगमेंट्स का कैरोटेनॉइड और एंथोसाइनिन, अल्कलॉइड्स का कोडीन, मॉर्फिन, टार्पिन्स का मोनोटार्पिन, डायटार्पिन, एसेंशियल ऑयल्स का लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन का एब्रिन, राइसिन, लेक्टिन्स का आपका कॉन्केविलिन ए, ड्रग्स का विनब्लास्टिन, क्यूरक्यूमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस का रबर, गम एंड सेलुलोज। चलो अब यदि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर आ जाते हैं। तो सिंपल शुगर में आपके मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स आ जाएंगे। मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा, ठीक है, ये सभी आपके मोनोसैकेराइड्स में आ जाएंगे। और डाइसैकेराइड्स में आपके माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आ जाएंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स शुगर में आपके ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स आ जाएंगे। ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 से लेकर 10 यूनिट तक होता है, और ऑब्वियसली इसका एग्जांपल है रैफिनोज। सो नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। तो देखो पॉलीसैकेराइड में ऑब्वियसली ज़्यादा यूनिट्स भी आ सकते हैं, है ना, 10 से ज़्यादा यूनिट्स भी आ सकते हैं। इसका एग्जांपल होमोपॉलीसैकेराइड्स, जिसमें याद है सेम पॉलीमेरिक सब्सटेंस होंगे, सेम मोनोमर्स रहेगा, एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड जिसमें डिफरेंट मोनोमर्स रहे होंगे, ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज और इनुलिन, ठीक है, इनुलिन लिखा है, इंसुलिन नहीं लिखा है, इस चीज़ को याद रखना, है ना। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन और हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखना। चलिए अब देख लेते हैं मोनोसैकेराइड्स को, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो है इनको और फर्दर हाइड्रोलाइज यानी कि और तोड़ा नहीं जा सकता है। देखो डाइसैकेराइड्स को तोड़ के 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉलीसैकेराइड को भी जितने उसके मोनोसैकेराइड बनेंगे उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, बट मोनोसैकेराइड को और तोड़ा नहीं जा सकता है। एंड मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इन दोनों का ही आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है। और यदि इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोग को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाना है तो इसमें से सिंपल सा आप काम कर लो कि 6 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6,
6 कार्बन लिख दो, लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH लगा दो, सिंपल सा, सबको बेस से आपस में कनेक्ट कर दो। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड O और H लगा दो, और इस पे OH, फिर ऊपर वाले पे भी OH, फिर इस पे H, फिर इस पे OH, और इसके साइड वाले में जो बच गए उसको लगाते चलो। ठीक है, इस तरीके से आप जो लीनियर चेन है वो आप बना सकते हो ग्लूकोज का। ठीक है, फ्रक्टोज का बनाने का भी बहुत सिंपल है। ठीक है, फ्रक्टोज का बनाना है तो आप देखो इस तरीके से बना सकते हो। इसमें भी 6 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH, और इसमें फर्स्ट वाले कार्बन पे भी CH2OH कर दो। ठीक है, सबको वैसे आपस में कनेक्ट करना है। एंड इसमें जो सेकंड कार्बन है उसमें आपको वो कीटोन ग्रुप लगाना है। ठीक है, जो आपका ग्लूकोज था उसमें आपने फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, सेकंड कार्बन पे आपको फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप लगाना है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली इधर OH, फिर से OH, एंड इस पे H कर दो, एंड जो बच गया उसको इधर लगाते चलो। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बना सकते हो। एंड ऑब्वियसली इसका यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, लास्ट से ऊपर वाला, दोनों में ही लास्ट से ऊपर वाला जो कार्बन है उस पर लगा हुआ जो ये OH है उसको बस तोड़ दो। ठीक है, O पे माइनस करो, H पे प्लस करो, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को भी तोड़ दो। डबल बॉन्ड को तोड़ो, कार्बन पे ऑब्वियसली प्लस आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन का नेगेटिव इस कार्बन के पॉजिटिव से जोड़ दो, तो इस तरीके का हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। फ्रक्टोज में भी कुछ ऐसा ही है, देखो फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसको आप कार्बन से अटैच कर दो, तो इसमें कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ठीक है, हालांकि ये सब स्ट्रक्चर इस चैप्टर में उतना जरूरी नहीं है, पर ये जब हम लोग केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे होते हैं तब वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में इस स्ट्रक्चर को बनाना बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे तो बस हम लोग बेसिक चीज़ समझ रहे हैं। एंड एक चीज़ समझ लेना कि जैसे ये OH है, OH यदि नीचे की तरफ हो, जैसे ग्लूकोज में ये फर्स्ट कार्बन पे जो OH आ रहा है वो OH यदि नीचे की तरफ हो तो उसे अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे, और OH यदि ऊपर की तरफ हो तो उसे बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। सिमिलरली फ्रक्टोज में जो ये वाला कार्बन है इस पर यदि OH ऊपर की तरफ हो तो इसे हम लोग बीटा फ्रक्टोज बोलेंगे, यदि OH नीचे की तरफ रहता तो उसे हम लोग अल्फा फ्रक्टोज बोलेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा आप लोग समझ गए होंगे। चलो यार, यदि कुछ एपिमर्स की बात कर ले, तो जैसे ये था हमारे पास ग्लूकोज, OH नीचे की तरफ है तो ऑब्वियसली ये हमारे पास अल्फा ग्लूकोज आ जाएगा। ठीक है, ये अल्फा ग्लूकोज है। एंड इसका यदि बात करिए सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन की, तो सेकेंड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है यदि हम लोग उसे चेंज कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, H ऊपर है OH नीचे है, यदि इसको चेंज कर दिया जाए, OH ऊपर कर दो H नीचे कर दो, तो ये बन जाता है गैलेक्टोज। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये फोर्थ कार्बन वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास गैलेक्टोज। इसी को हम लोग बोल देंगे, दैट इज ग्लूकोज, और गैलेक्टोज को बोल सकते हैं यहाँ पे C4 एपिमर्स। और यदि 2 नंबर वाला कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे H ऊपर है OH नीचे है, तो ये चेंज हो जाए, दैट मीन्स OH ऊपर चल जाए H नीचे आ जाए, बाकी सब कुछ सेम रहे, तो इसे हम लोग बोल देंगे मेनोज। ठीक है, तो ग्लूकोज और मेनोज C2 एपिमर्स कहलाते हैं क्योंकि ये दूसरे कार्बन पे चेंज हो रहा है। ठीक है, आप बस इतना याद रखो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपिमर्स होते हैं एंड ग्लूकोज और मेनोज C2 एपिमर्स होते हैं। ठीक है, ना यदि डाइसैकराइड्स की बात करें तो डाइसैकराइड्स में बेसिस सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज आ जाएंगे। जो सुक्रोज है वो अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, और इसे हम लोग केन शुगर या इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो लिंकेज आ रहा है ये लिंकेज होता है अल्फा 1। ठीक है, ये अल्फा 1 और बीटा 2 लिंकेज होता है। ठीक है, अल्फा 1 और बीटा 2 लिंकेज। लैक्टोज की बात करें तो ये बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और लैक्टोज को ही हम लोग मिल्क शुगर बोलते हैं। ठीक है, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, और इसमें जो ये आपको लिंकेज देखने को मिल रहा है ये बीटा 1,4 लिंकेज कहलाता है। माल्टोज की यदि बात करें तो इसे हम लोग माल्ट शुगर बोलते हैं। ये अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, 2 अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, एंड इसमें जो ये लिंकेज है ये अल्फा 1,4 लिंकेज कहलाता है। ठीक है, ये वाला था बीटा 1,4 लिंकेज, ये है आपका माल्टोज में अल्फा 1,4 लिंकेज। एंड जैसा कि मैंने बताया, सुक्रोज को केन शुगर या इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, लैक्टोज बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, एंड माल्टोज अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। चलो यार, यदि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होंगे, एंड नॉन रिड्यूसिंग में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट नहीं होंगे। जो रिड्यूसिंग शुगर है वो सभी तरीके का टेस्ट दे सकता है, जैसे फेरिंग टेस्ट, एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसी भी तरीके का टेस्ट आपका नहीं देगा। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल हो जाएंगे आपके ऑल मोनोसेक्राइड्स, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सभी आपके रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल हैं, एंड ऑल डाइसेक्राइड्स। ठीक है, सारे डाइसेक्राइड और सारे मोनोसेक्राइड्स आपके रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो कि आपका रिड्यूसिंग शुगर में नहीं आता है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाता है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल हो जाएगा सुक्रोज, एंड जितने भी पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़े होते हैं, देयरफॉर एसिड इनसोल्युबल पूल में पाए जाएंगे। जो पॉलीसेक्राइड्स है ये वाटर इनसोल्युबल होता है, वाटर में सोल्युबल नहीं होगा, और टेस्टलेस होता है, कोई भी टेस्ट नहीं होगा इसका। एंड ऑब्वियसली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो पॉलीसेक्राइड्स है उसके भी जो मोनोमर्स होंगे वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो इसमें होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर आ जाता है। होमोपॉलीमर में स्टोरेज और स्ट्रक्चरल पार्ट हमें समझना है। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो प्लांट में कौन सा होमोपॉलीमर है, यानी कि प्लांट्स में कौन सा पॉलीसेक्राइड है फॉर स्टोरेज, दैट इज स्टार्च।
एनिमल में कौन सा पॉलीसेकेराइड है फॉर स्टोरेज? दैट इज ग्लाइकोजन। जो स्टार्च है वो अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर से बना होता है, एंड ग्लाइकोजन है वो अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर से बना होता है। स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें तो प्लांट में जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है वो है आपका सेलुलोज, जो कि बीटा ग्लूकोज के पॉलीमर से बना होता है। एंड एनिमल्स में जो पॉलीसेकेराइड है जो स्ट्रक्चरल पार्ट में हेल्प करता है वो है काइटिन। ठीक है, ऐसा ही हम लोग जानते हैं। देखो जो प्लांट्स का बात किया इसमें सेलुलोज था, तो सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोज से बना होता है, एंड जो काइटिन है वो नाद यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, क्या चीज? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से बना होगा। ठीक है, हेट्रोपॉलीमर की बात करें तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन और हाइलुरोनिक एसिड जैसे पॉलीसेकेराइड्स आ जाएंगे। जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो NAG यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और NAM यानी कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इन दोनों चीज से ये बना होता है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन, और ये बैक्टीरियल वॉल में प्रेजेंट होता है जनरली। हाइलुरोनिक एसिड आपका कनेक्टिव टिश्यू वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स ये था। अभी ये जो वाले हैं है ना, प्लांट्स में जो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये सभी को हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। यस, तो सबसे पहले स्टार्च। जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्च एक पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि अनब्रांच रहेगा। कुछ इस तरीके का स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी हेलिकल है और अनब्रांच है। इसमें जो आयोडीन है वो होल्ड हो सकता है। ठीक है, स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी हेलिकल है, जो कि आपका आयोडीन को होल्ड कर सकता है। इसी कारण से, इसी प्रॉपर्टी के कारण से ये आयोडीन टेस्ट दे सकता है, क्योंकि ये होल्ड कर पा रहा है। आयोडीन टेस्ट दे देगा, देयरफॉर ये स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो कि ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। एंड इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके एमाइलोज हो गया और एमाइलोपेक्टिन हो गया। ये दोनों ही आपकी स्टार्च के टाइप्स होते हैं। एमाइलोज की बात करें, एमाइलोज जो है वो अल्फा 1,4 लिंकेज होता है इसमें, और ये अनब्रांच होगा। अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इसमें अल्फा 1,4 एंड 1,6 लिंकेज दोनों ही होता है, और ये ब्रांच होगा। ये देख लो अमाइलोज, ये देखो अनब्रांच है ना, और ये अमाइलोपेक्टिन, ये आपका कितने सारे इसमें ब्रांच निकले हुए। ठीक है, तो अमाइलोज अनब्रांच, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच। एक और चीज जो ध्यान देने वाली है, जो अमाइलोपेक्टिन है वो 80% होता है। ठीक है, 80% होता है, और अमाइलोज जो है वो सिर्फ 20% होता है। तो इस चीज को याद रखना। अबंडेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा अमाइलोपेक्टिन होता है। एंड यस, जो स्टार्च है, स्टार्च आपको ऑब्वियसली फूड स्टोरेज इन प्लांट्स में हेल्प करेगा, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसका स्ट्रक्चर हेलिक्स होता है, और ये आयोडीन को होल्ड कर सकता है, देयरफॉर ये आयोडीन टेस्ट देगा। स्टार्च आयोडीन का कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का होता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। देखो कुछ इस तरीके का ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है इसका, और ये भी आयोडीन टेस्ट दे सकता है। एंड ये फूड स्टोरेज इन एनिमल्स में आएगा। ठीक है, फूड स्टोरेज इन एनिमल्स में हेल्प करता है, जैसे कि यहाँ पे लीवर और मसल्स में। इस चीज को याद रखना। एंड यहाँ पे यदि बात करें इसके एंड्स की, तो इसका जो लेफ्ट साइड है, ग्लाइकोजन का जो लेफ्ट साइड है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा, एंड जो राइट साइड है वो रिड्यूसिंग एंड होगा। R फॉर राइट, R फॉर रिड्यूसिंग। ठीक है, लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग, राइट साइड रिड्यूसिंग। ना यदि बात करें सेलुलोज की, सेलुलोज जो है वो पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज करके ये होमोपॉलीमर कहलाता है ना। सेलुलोज की यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अनब्रांच होगा, स्ट्रेट चेन होगा, अनब्रांच और स्ट्रेट चेन। ये आयोडीन टेस्ट नहीं दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेलुलोज आपका आयोडीन टेस्ट नहीं दे सकता है, क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन। ये आयोडीन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो कहाँ से ये टेस्ट दे पाएगा? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सेलुलोज है वो आयोडीन टेस्ट नहीं दे सकता है, बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन एज दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करने के कारण ये आयोडीन नहीं होल्ड कर पाएगा, देयरफॉर आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। जो सेलुलोज है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इन अर्थ। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होगा? ये प्रेजेंट होगा सेल वॉल ऑफ एल्गी एंड प्लांट्स, इन दोनों जगह प्रेजेंट होगा, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होगा ये, जैसे कि कॉटन एंड वुड पल्प। ठीक है, इन दोनों जगह भी प्रेजेंट होगा। वापस बता देता हूँ, सेल वॉल ऑफ एल्गी एंड प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक कॉटन एंड वुड पल्प। नाउ नेक्स्ट है हमारा काइटिन। काइटिन जो है ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, और ये मोस्टली होमोपॉलीमर रहेगा। ठीक है, होमोपॉलीमर। एंड दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, अमीनो शुगर्स होता है, एंड और क्या? एंड ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर होते हैं। ठीक है, क्या चीज? केमिकली मॉडिफाइड शुगर, है ना। वापस मैं आपको बता देता हूँ, इनमें आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेगा, अमीनो एसिड रहेगा, और केमिकली मॉडिफाइड शुगर होते हैं। और क्या? और ये प्रेजेंट होते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में। हम लोग जानते हैं कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में काइटिन प्रेजेंट होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है इसका। एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड है तो ऑब्वियसली आर्थ्रोपोड एक इंसेक्ट है ना। ये जो केमिकली मॉडिफाइड शुगर मैंने बताया, इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? इसके यदि एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हो जाएगा जैसे कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, NAG, एंड ग्लूकोसामिन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और ग्लूकोसामिन, इस चीज को याद रखिएगा। ये चीज आपका काइटिन में आ जाएगा। ना यदि इनोलिन की बात करें, याद रखना यहाँ पे इनोलिन लिखा हुआ है, इंसुलिन नहीं लिखा हुआ है। इनोलिन अलग है, इंसुलिन अलग है। इनोलिन आपका एक पॉलीसेकेराइड है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इनोलिन की बात करें तो इनोलिन पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज है,
इसमें बीटा 1-2 लिंकेज देखने को मिलता है और ये ऑब्वियसली टेस्टिंग किडनी फंक्शन में काम आता है, जैसे GFR वगैरह में, ठीक है। किडनी फंक्शन को टेस्ट करने में आपका इनुलिन काम आता है। और ये क्या, और ये बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर इनुलिन। नाउ नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। लिपिड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, एंड ये पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है, जैसा कि हमने देखा था, ये 800 डाल्टन से कम होता है, एंड ये नॉन पॉलीमेरिक होता है। बट ये प्रेजेंट होता है एसिड इनसॉल्युबल फॉर्म में, क्यों? एज दे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। वेसाइकल्स फॉर्म करने के कारण ये एसिड इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड जो लिपिड है ये फॉर्म बाय एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन से फॉर्म होता है, किसके एस्टरिफिकेशन? एस्टरिफिकेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल जैसे आपका ग्लिसरॉल वगैरह हो गया, इन सभी के आपके एस्टरिफिकेशन से लिपिड्स फॉर्म होता है ना। और लिपिड्स में ही जो सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड होता है उसको हम लोग फैटी एसिड्स बोल देते हैं, ठीक है। ना यदि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की बात करें तो इसमें आता है सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड कुछ लिपिड डेरिवेटिव्स। जो सिंपल लिपिड है वो ऑब्वियसली नेचुरली प्रेजेंट होंगे, एंड ये एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बनेंगे, ठीक है। एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, याद रखना जो फैटी एसिड है ये भी सिंपल लिपिड है, ग्लिसरॉल है ये भी सिंपल लिपिड है, और इन दोनों का सम, इन दोनों से बना हुआ एक नया आपका मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ये भी आपका सिंपल लिपिड में आ जाता है, ठीक है। कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो कंपाउंड लिपिड एस्टरिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड अल्कोहल तो है ही, बट इसमें कुछ अदर ग्रुप्स भी आ जाएंगे, है ना। और कंपाउंड लिपिड के एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे फॉस्फोलिपिड, जो आपके सेल मेम्ब्रेन वगैरह में प्रेजेंट होता है ना। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन एंड क्रोमोलिपिड, है ना। क्रोमा है तो ऑब्वियसली उसको कलर से रिलेट कर सकते हो, है ना। फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड याद रखना, ये आपके कंपाउंड लिपिड्स में आते हैं। ना लिपिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली प्रोस्टाग्लैंडिन्स, विटामिन्स याद रखना लिपिड डेरिवेटिव होता है, एंड स्टेरॉइड्स भी आपका लिपिड डेरिवेटिव होता है ना। स्टेरॉइड्स में जैसे आ जाएगा आपका सेक्स हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, है ना। ये सभी आपके लिपिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। एंड ये जो एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दिया है कोलेस्ट्रॉल का, इस चीज को याद रखना, डायग्राम बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये चीज हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। ना यदि इसके सिंपल लिपिड की बात करें तो जैसा मैंने बताया सिंपल लिपिड में क्या क्या आ जाएगा, ग्लिसरॉल आ जाएगा, फैटी एसिड्स आ जाएगा, एंड इस दोनों के सम से जो मिलकर बनाया जैसे मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब भी आ जाएगा। और यदि ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है ना। 1 ग्लिसरॉल, ये तो ग्लिसरॉल है जिसमें ये C यहाँ पे OH और OH, इस तरीके से आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है। एंड ये आपका फैटी एसिड। फैटी एसिड में कुछ नहीं, बस एक अल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ जो आपका ये एसिड का जो COOH है ये आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा, बस यही होता है फैटी एसिड, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ग्लिसरॉल ये हो गया, फैटी एसिड 3 लेना हमें, 1 2 3, ठीक है। ग्लिसरॉल जो है इसका सबसे HH निकालते चलो और फैटी एसिड का OH निकालते चलो, तो वाटर हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, तो टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हटेगा और यहाँ पे हमारे पास ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली R1 R2 एंड R3 ये फैटी एसिड्स के यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि अल्काइल ग्रुप की बात करें तो इसमें जो कार्बन है वो कार्बन 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हो सकता है। यदि टोटल 16 कार्बन हो, याद रखना ये जो कार्बन है ये आपके इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप को इंक्लूड करके यहाँ पे एक कार्बन लिखा गया है ना। तो टोटल यदि 16 कार्बन हुआ तो वो पाल्मेटिक एसिड कहलाएगा, है ना। पाल्मेटिक एसिड जैसे कि यहाँ पे हुआ, जैसे CH3 CH2 के 14 मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पे, फिर COH, यहाँ पे सभी कार्बन को इंक्लूड किया गया है। देखो यदि ये दोनों कार्बन इंक्लूड करते हैं तो ये टोटल कितना हो जाता है, 14 एंड 1 15 आता है यहाँ पे, एंड 15 इसी दोनों के बीच में आ जाता है तो 15 आता, लेकिन यहाँ पे हमने इसको भी इंक्लूड किया है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 16 कार्बन हुआ। तो 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप आपका पाल्मेटिक एसिड कहलाएगा। एंड 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप को इसमें इंक्लूड नहीं करते, तो ये जो एराकिडोनिक एसिड है इसमें आपका टोटल 19 कार्बन आता, लेकिन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि ये COH का भी कार्बन इंक्लूड करके जो ये आपका C20 आया, C20 को हम लोग बोलते हैं एराकिडेनिक एसिड, ठीक है। एराकिडेनिक एसिड में ऑब्वियसली आपका 1 और 18 19 और 1 20, टोटल 20 कार्बन होंगे, और इस तरीके का ऑब्वियसली इसका कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना, C16 इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप पाल्मेटिक एसिड, C20 इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप एराकिडोनिक एसिड। नाउ यदि टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स की बात करें तो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाता है। देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, नॉन इसेंशियल होता है ये, ठीक है। नॉन इसेंशियल यानी कि हमारा जो बॉडी है इसको खुद प्रोड्यूस कर सकता है ना। एंड ये बैड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इससे हार्ट डिजीज वगैरह हो सकता है। एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल जैसे पाल्मेटिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, ये दोनों आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जा सकते हैं, एंड ये जनरली इसेंशियल होता है ना। इसेंशियल रहेगा यानी कि हमारे बॉडी ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट है इसको, और ये गुड फॉर हेल्थ होता है ना, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है जनरली। देखो इसमें आपका 2 चीज़ आता है, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो मोनो है वो अच्छा नहीं होता हमारे लिए, वो नॉन इसेंशियल आता है, यानी कि ऑब्वियसली वो भी एक कहीं ना कहीं सैचुरेटेड जैसा काम करता है। एंड एक पॉली आता है, पॉलीफॉर्म इसेंशियल होता है, एंड ये जो पॉलीफॉर्म है यही एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ होता है।
है ना। अच्छा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल आपका हो जाएगा ओलिक एसिड, एंड फोलिक का हो जाएगा आपका लिनोलिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, ये दोनों आपके पोली हो जाएंगे एंड ऑयलिक आपका मोनो हो जाएगा। ठीक है, एंड मेन चीज़ तो यही है कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है एंड ये नॉन एसेंशियल होता है, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये जनरली एसेंशियल होता है ना। यदि बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेल्टिंग पॉइंट। देखो जो फैट्स है, फैट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे घी और बटर। घी और बटर फैट्स में आते हैं और इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई होता है ना। और ऑयल्स, ऑयल्स में आपका हो जाएगा जनरली ऑयल और ऑलिव ऑयल। ऑयल्स का आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है ना। बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना मेरे भाई। देखो ओ आ रहा है ऑयल्स में और लो में भी ओ आ रहा है, तो इसको आप रिलेट कर लेना, ऑयल्स लो मेल्टिंग पॉइंट एंड फैट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक स्टेटमेंट दिया आपके एनसीईआरटी में, सिंस ऑयल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, देयरफॉर दे रिमेन ऑयल इन विंटर, इसी वजह से वो ऑयल बने ही रहते हैं इन विंटर। ऑयल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, देयरफॉर दे रिमेन ऑयल इन विंटर। यहाँ से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड लिपिड। देखो कंपाउंड लिपिड है वो ऑब्वियसली वो लिपिड एंड नॉन लिपिड पार्ट से मिलकर बना होगा, जिसका एग्जांपल जैसा मैंने बताया फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड आ जाता है। फॉस्फोलिपिड जो है वो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड इसमें फॉस्फोरस पार्ट्स होते हैं एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो चीज होगा इसमें, है फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है कि जो लेसिथिन है, LECITHIN, लेसिथिन, याद रखना, इस स्पेलिंग को भी याद रख लेना। लेसिथिन जो है वो फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है जो कि कंपाउंड लिपिड में आ जाता है ना। और लेसिथिन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो लेसिथिन फॉस्फोलिपिड, और इस तरीके का आपका ये बड़ा सारा लेसिथिन का स्ट्रक्चर दिया रहता है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, यदि आप यहाँ से देखोगे तो वही आपका ट्राइग्लिसराइड्स ही है। ट्राइग्लिसराइड्स में ये वाला एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पे आके जुड़ जाता है जो कि हमारा लेसिथिन बन जाता है, जो कि फॉस्फोलिपिड है। नाउ नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड। देखो जो ग्लाइकोलिपिड है वो माइलिन में प्रेजेंट होता है, माइलिन शीट ऑफ नर्व्स, यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है एंड दोनों यहाँ पे कंपाउंड लिपिड के एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट है अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड का कुछ इस तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, इस पे एक COOH ग्रुप रहेगा, इस पे एक NH2 ग्रुप रहेगा एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ग्रुप रहेगा जो कि वेरिएबल होगा। यही चेंज होता है, ये R ग्रुप, बाकी ये तीनों तो सेम ही रहते हैं। एंड ये जो एसिड वाला ग्रुप है इसी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है, एसिडिक अमीनो एसिड हम लोग कहते हैं यदि ये ज्यादा हुआ तो। ठीक है, जो ये एसिड वाला COH है यदि ये किसी में ज्यादा हुआ तो वो एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा, और यदि NH2 वाला ग्रुप किसी में ज्यादा हुआ तो वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाता है। इस चीज को याद रखना ना। यदि इन तीनों को देखें जैसे ग्लाइसिन, एलिनिन और सीरीन को, तो ग्लाइसिन में जो ये R है ये आपका हाइड्रोजन ही हो जाता है। ठीक है, इस R को हम लोग हाइड्रोजन ही बोल देते हैं। यहाँ पे ये R आपका वेरिएबल ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये अलग अलग होता रहेगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन। याद रखना जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सारे के सारे आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि हर एक कार्बन पे अलग अलग ग्रुप रहता है, लेकिन सिर्फ ये ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो ग्रुप्स हैं वो सेम आ जाते हैं, इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। एलिनिन की बात करें तो एलिनिन में जो ये आपका R ग्रुप है ये मिथाइल हो जाता है, सिंपल सा। सीरीन की बात करें तो सीरीन में R ग्रुप CH2OH हो जाता है। याद रखना यदि आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें जो वो R वेरिएबल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन आता है, तो वो चीज हो जाएगा आपका सीरीन। ठीक है ना। यदि ज़्विट्राइन की बात करें तो यह है ज़्विट्राइन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो COOH था, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो H है यहाँ से हट गया तो ऑब्वियसली H+ हटेगा और यहाँ पे देयरफॉर माइनस आ जाएगा, और ये H+ चले गया इसके पास NH3 के पास, देयरफॉर NH2 में क्या था, NH2 में जो H+ आके जुड़ा देयरफॉर ये NH3 पॉजिटिव बन गया, तो इस वजह से आपका ज़्विट्राइन का फॉर्मेशन होता है। तो CO में माइनस आ जाएगा और NH3 में पॉजिटिव आ जाएगा। ओवरऑल चार्ज की बात करें तो इसमें नेट चार्ज 0 होता है, देयरफॉर ये न्यूट्रल कहलाता है। एंड जो ज़्विट्राइन है ये आपका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे एग्जिस्ट करता है। एक बार क्वेश्चन में आता है क्या ज़्विट्राइन आपका एसिडिक पीएच पे एग्जिस्ट करता है, जवाब है नो। क्या ज़्विट्राइन आपका बेसिक या अल्कलाइन पीएच पे एग्जिस्ट करता है, जवाब है नो। तो आंसर आपका आ जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे आपका ज़्विट्राइन एग्जिस्ट करता है। एंड ऑब्वियसली जो इसका नेट चार्ज है वो 0 जो कि न्यूट्रल। देखो यदि ये बात करें ये इस स्ट्रक्चर में देखो ये COOH कंप्लीट है, COOH कंप्लीट है यानी कि ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, देयरफॉर ये एसिडिक पीएच हो जाता है। एंड एसिडिक पीएच होने के कारण एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो देयरफॉर इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव है। एंड इसी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें NH2 कंप्लीट है, तो देयरफॉर इसी की वजह से ये बेसिक बोल दीजिए ये अल्कलाइन पीएच शो करता है। एंड इस पे यहाँ पे देखो ये नेट चार्ज नेगेटिव है ना। ये दोनों चीज मैंने आपको समझा दिया। मेन काम का चीज हमारे ये ज़्विट्राइन जिसपे दोनों ही चार्ज होते हैं, एंड इसका जो नेट चार्ज है वो न्यूट्रल यानी कि 0 हो जाएगा। एंड ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे एग्जिस्ट करता है, ये इसी को हम लोग IP बोल देते हैं, इस पे एग्जिस्ट करता है ये। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना। ना यदि टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होता है। इसेंशियल जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, ठीक है, इसे हम लोग बाहर से ले सकते हैं, यानी कि ये डाइटरी प्रोटीन होता है, हमें खाने के थ्रू हमें बॉडी में लेना पड़ेगा। और नॉन इसेंशियल यानी कि ये बॉडी में सिंथेसाइज होता है, इसे बाहर से लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखो इसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू NCERT ये 10 होता है, 10 होता है।
लेकिन यदि ऐसे नॉर्मल गूगल वगैरह पे आप सर्च करोगे तो आपको ये 9 दिखाई देगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो आर्जिनिन है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको बोल दिया गया है कि ये आपका अब नॉन इसेंशियल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 10 है हमारे पास, तो वही हमें देखना है। तो इसको एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक है इसका, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, टी से हो जाएगा थ्रियोनिन, वी से हो जाएगा वेलिन, एम से हो जाएगा मेथियोनिन, आई से हो जाएगा आइसोल्यूशन, एल से हो जाएगा ल्यूसिन, एल से हो जाएगा लाइसिन, पी से हो जाएगा फिनाइलएलेनिन, देन ए से हो जाएगा आर्जिनिन, टी से हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन एंड एच से हो जाएगा आपका हिस्टाडीन। ठीक है, ये सभी आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। देखो टोटल अमीनो एसिड हमारे पास कितने होते हैं, टोटल हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो 10 आपके इसेंशियल होंगे और इसके अलावा जो भी आ गए वो सभी आपके नॉन इसेंशियल में चले जाते हैं। एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल की बात कर ले तो एसिडिक अमीनो एसिड्स 2 होते हैं, टोटल 2 ही होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, एक आपका ग्लूटामिक एसिड और एक एस्पार्टिक एसिड। देखो जो यहाँ पे मैंने येलो से किया ना, ये सभी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में आपको बकायदा इसको ब्रैकेट में डाल के लिखा गया है। तो एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल हो जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड को याद कर सकते हो आपका BALH, ठीक है, BALH से बाल है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड्स का लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टाडीन। ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन आपके बेसिक हो जाएंगे। न्यूट्रल अमीनो एसिड में बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली हमारे पास वेलिन दिया हुआ है। हालांकि इसके अलावा भी और जो जितने सारे बच जाते हैं ना एसिडिक बेसिक के अलावा, वो ज्यादातर आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में ही आते हैं। बट अब उतना कौन याद करना चाहे, एनसीईआरटी में वेलिन दिया हुआ है न्यूट्रल अमीनो एसिड का, तो उतना याद करते हैं। देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड भी एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, जैसे टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफान। ठीक है, इसको पीटीटी करके याद कर सकते हो, पीटीटी करके याद कर लेना, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफान। देखो एरोमेटिक ऐसा कुछ गोल गोल सा होता है ना, तो गोल सा टायर भी गोल होता है, और फिनाइल, जो फिनाइल वाला ये बेंजीन वाला ग्रुप है, ये भी गोल ही होता है, तो ये दोनों तो याद ही हो जाएगा। ये ट्रिप्टोफान एक याद कर लेना। ठीक है, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफान। तो इस तरीके से आप एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक अमीनो एसिड याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना। यदि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स की बात करें तो देखो ये लीनियर चेन होते हैं, है ना, वैसे ये अमीनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं, है ना, ये लीनियर चेन होते हैं एंड ये हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं विच इज लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो प्रोटीन है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसका एग्जांपल, 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैलोजन एंड रूबिस्को। जो ये कैलोजन है ये आपका मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड होता है, एंड जो रूबिस्को है वो आपका मोस्ट अबंडेंट इन होल बायोस्फीयर होता है। ठीक है, जो आपका कोलेजन प्रोटीन है वो मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड, रूबिस्को प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट इन होल बायोस्फीयर। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपका मैचिंग में क्वेश्चन आता है इससे। तो देखो जो आपका कोलेजन प्रोटीन है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट होता है, एंड इसका फंक्शन की बात करें तो कोलेजन प्रोटीन एक इंटरसेलुलर, याद रखना, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है ये एक एंजाइम का फंक्शन प्ले करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, मैंने पहले भी बताया था। जो इनुलिन है वो एक कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसेक्राइड, एंड जो इंसुलिन है वो आपका हार्मोन होता है ना। और एंटीबॉडी प्रोटीन जितने भी होते हैं वो ऑब्वियसली फाइट करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, वो ऑब्वियसली उनमें सेंसरी रिसेप्शन होता है, फिर सेंसरी रिसेप्शन का फंक्शन रोल प्ले करते हैं ऑब्वियसली से स्मेल रिसेप्टर, टेस्ट बर्ड्स, हार्मोन्स वगैरह, ये सारी चीज। ऐसे गंट4, ये तो इसका नाम से पता चल जाता है, GLU ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट गंट4, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। इस तरीके से इसको याद रखना। वापस बता देता हूँ आप लोगों को, कैलोजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इनुलिन आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एंटीबॉडी फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, रिसेप्टर में आपका सेंसरी रिसेप्टर आ जाएगा, एंड गंट4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। चलो ना, यदि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो जैसे देखो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताती है कि 1D स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करती है, जैसे कि NaCl, NaCl2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 2D स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करती है, जैसे बेंजीन, नेप्थलीन। फिजिक्स जो है वो 3D स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करता है, एंड जो हमारी बायोलॉजी है वो आपकी 4D स्ट्रक्चर तक चली जाती है, उसको एक्सप्लेन करती है। नाउ अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के देख लें तो यार देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये सब हमें अभी देखना है। तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट देखना है, फिर टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, देन उसके बाद आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो यार प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये लीनियर और हाईली अनस्टेबल होता है। इस पे जो लेफ्ट साइड है उसमें NH2 ग्रुप होता है और राइट साइड में COOH यानी एसिड का ग्रुप होता है, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, है ना। और इसके बीच में ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स होंगे और 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। देखो लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप है, दैट्स वाई इसको N टर्मिनल बोलते हैं, एंड यहीं पे फर्स्ट अमीनो एसिड आता है। ठीक है, और जो राइट साइड है वहाँ पे COOH ग्रुप है, दैट्स वाई इसको C टर्मिनल बोलते हैं। NH2 को N टर्मिनल बोल दिया, COOH को C टर्मिनल बोल दिया, कितना आसान है देखो। और ये जो लास्ट आ रहा है देयरफॉर इसको लास्ट अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा। वापस बता दो आपको, लेफ्ट साइड NH2 N टर्मिनल फर्स्ट अमीनो एसिड,
राइट साइड COOH, C टर्मिनल लास्ट अमीनो एसिड। ठीक है, ये था हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो इसमें अल्फा हेलिक्स और यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट देखने को मिलता है। देखो जो अल्फा हेलिक्स है वो कुछ इस तरीके का होता है और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखो ये अल्फा हेलिक्स है, ये स्टेयर केस लाइक होता है, बिल्कुल स्टेयर केस लाइक है, एंड ये ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स ऑब्जर्व होता है इसमें। ओनली इसमें राइट हैंडेड, याद रखना, राइट हैंडेड हेलिक्स ओनली ऑब्जर्व होगा इसमें। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बिल्कुल होता है फॉर स्टेबिलिटी। और इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। देखो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में डिफरेंस बताऊं, यदि खुद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो वो इंट्रामोलिकुलर हो जाता है। दो अलग अलग चीज में हो रहा होता है, दो अलग अलग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हम लोग सुनते हैं ना इंटरनेशनल, दो अलग अलग देशों के बीच में, और यदि इंट्रा है तो खुद में ही हो जाता है। तो जैसे अल्फा हेलिक्स में आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, खुद में ही हो रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दिए, एंड ये होता है फॉर स्टेबिलिटी। एग्जांपल की बात करें अल्फा हेलिक्स का, तो देखो कितना आसान एग्जांपल है। अल्फा हेलिक्स अल्फा केराटिन, और ये अल्फा केराटिन का होता है हमारे हेयर्स में और नेल्स में होता है। देखो बीटा प्लेटेड शीट में इस तरीके का कुछ शीट जैसा रहता है जो जिगजैग शीट रहता है ना, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इसमें दो से ज्यादा 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। इनमें तो अलग अलग हो रहा है, देखो ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, दोनों अलग अलग में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा सिल्क प्रोटीन एंड बीटा कैरेटिन। ठीक है, बीटा में आपका बीटा कैरेटिन आ जाएगा, एंड जो ये बीटा कैरेटिन है ये आपके प्रेजेंट होता है स्केल्स में, यानी कि हमारे बालों के नीचे वाले त्वचा में, स्केल्स में और फेदर्स में। ठीक है, बीटा कैरेटिन स्केल्स में और फेदर्स में प्रेजेंट होता है। ना यदि टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर हाईली कॉइल्ड होता है, ग्लोबुलर होगा, एंड ये होलो वुलन बॉल लाइक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कैसा होता है, ये होलो वुलन बॉल लाइक होता है ना, हाईली कॉइल्ड, ग्लोबुलर एंड होलो वुलन बॉल लाइक, एंड ये नेसेसरी होता है फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी होता है। कुछ इस तरीके का आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई तरीके के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑब्वियसली होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ रहा है आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा इसमें, एंड इसमें एक मजे की बात यह आ जाती है, इसमें आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल जाता है ना। जनरली डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला था, पर इसमें जो है इसमें आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल जाता है, एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें होगा ही, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, एंड इसमें जो इंट्रैक्शन होता है इसमें आपका हाइड्रोफोबिक, है ना, पानी से दुश्मनी वाला हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपसे कोई पूछ ले कि डाइसल्फाइड बॉन्ड किसमें होता है तो आप बताना उसको टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है। ना यदि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सबसे एडवांस स्ट्रक्चर है, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपका लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर लाइक, क्यूब लाइक या पेट लाइक बोल दीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये मोस्ट स्टेबल कहलाता है, एंड इसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये एकदम घुमा आता है, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स भी रहता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। देखो एग्जांपल की बात करें यदि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो जैसे एडेंट का ह्यूमन ग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, एंड इसमें 4 सब यूनिट आते हैं। 4 सब यूनिट में 2 अल्फा सब यूनिट आएंगे जो आपस में सिमिलर रहेंगे, एंड 2 बीटा सब यूनिट आएंगे जो आपस में सिमिलर रहेंगे। ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट आते हैं हीमोग्लोबिन में, जिससे ये 4 सब यूनिट का बन जाता है। जैसे ये देखो हीमोग्लोबिन है, इसमें 2 अल्फा आ जाएंगे और 2 बीटा आ जाएगा, इसी वजह से इसको 4 सब यूनिट हमने इसे बोला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। देखो जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। देखो याद रखना, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड में टी आ रहा है ना, इसी सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे T3 तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक पेंटोज शुगर होगा, एक नाइट्रोजनस बेस होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। जो फॉस्फेट ग्रुप है ये फॉस्फोरिक एसिड का होता है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड, कई लोग फॉस्फोरस एसिड टिक करके आ गए तो गलत हो जाएगा, आंसर जाएगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। एंड जो पेंटोज शुगर है, कौन सा पेंटोज शुगर होगा, यानी कि 5 कार्बन का शुगर, कौन सा होगा, ये राइबोस शुगर। डीएनए जो है, डीएनए में आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, एंड आरएनए में आपका सिंपल सा राइबोस शुगर होता है। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन्स आ जाते हैं। प्यूरिन्स का आपका एग्जांपल है एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडीन्स का एग्जांपल है साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। जो यूरासिल वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होगा, जो थायमिन है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होगा। याद रखना, जो थायमिन है इसको हम लोग 5 मिथाइल यूरासिल के नाम से भी जानते हैं। थायमिन के स्ट्रक्चर में एक 5th पोजीशन पे एक CH3 आ जाता है, देयरफॉर हम लोग इसे 5 मिथाइल यूरासिल बोल देते हैं। एंड यदि बॉन्ड्स की बात कर ले तो जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड आता है उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और कैसा ग्लाइकोसिडिक, यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बोलोगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस के जो बीच में जो बॉन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड जो फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम लोग बोलते हैं फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। याद रखना, फोस्फो ईस्टर। और ये जो पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, सिर्फ इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ें तो ये बनता है न्यूक्लियोसाइड, है ना, साइड। और ये फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस तीनों को जोड़ लें तो ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। और याद रखना, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड आता है उसको हम लोग बोलते हैं फोस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, है ना। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड आया उसको हम लोग बोलेंगे फोस्फो ईस्टर,
एंड दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड आया उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। देखो जो मेटाबॉलिज्म है वो डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी को बताता है ना, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी को बताता है, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आ जाएगा। कैटाबॉलिज्म यानी कि तोड़ना, एनाबॉलिज्म यानी कि जोड़ना। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करके सिंपल कंपाउंड बनाते हैं जिसमें आपका एनर्जी रिलीज होता है, देयरफॉर हम लोग इसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एनाबॉलिज्म में सिंपल कंपाउंड को जोड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, देयरफॉर हम लोग इसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। याद रखना जितने भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन है हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं सभी एंजाइम से कैटलाइज होते हैं, है ना। एक और चीज आता है लिविंग स्टेट। जो लिविंग स्टेट है वो स्टेडी और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट होता है टू परफॉर्म वर्क, है ना। नाउ नेक्स्ट है एंजाइम। जो एंजाइम होते हैं उन्हीं को हम लोग बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम को ही बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, ये कैटलिसिस का काम करते हैं। और क्या, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं बट खुद अनचेंज रहते हैं, खुद वो अनचेंज रहेंगे बट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। और जो एंजाइम्स है वो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस। राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, बिल्कुल एक एंजाइम है, बट ये एक न्यूक्लिक एसिड के एंजाइम होते हैं, है ना। और ज़्यादातर जो एंजाइम है वो आपके प्रोटीन होते हैं। देखो जो एंजाइम्स है ये आपके मोस्टली टर्सरी होते हैं, देयरफॉर ये ग्लोबुलर होंगे। और फास्टेस्ट एंजाइम की बात करें तो वो होता है कार्बोनिक एनाइड्रेज। कार्बोनिक एनाइड्रेज बहुत ही फास्ट एंजाइम है, जैसे कि यहाँ पे ये काम क्या करता है, ये CO2 और H2O को H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है ना। हम लोग रिस्पायरेशन में, ह्यूमन रिस्पायरेशन में पढ़ते हैं इसको। CO2 और H2O को H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 36 मिलियन पर मिनट हो जाता है ना, इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है। देखो एंजाइम्स में हमें कैटलिस्ट, केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सभी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एंजाइम का स्ट्रक्चर भी देखना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में यहाँ पे देखना है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है ये एक्टिव होता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होगा और हाई प्रेशर पे एक्टिव होता है। एंड कौन सा टेम्परेचर, जैसे कि ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस अराउंड, दैट इज हाई टेम्परेचर हो गया। इसी टेम्परेचर पे आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एक्टिव होता है। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो इसे ही हम लोग बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। एंड बायो कैटलिस्ट जैसा कि हम लोग जानते हैं एंजाइम्स को बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोल दीजिए, बायो कैटलिस्ट बोल दीजिए या एंजाइम्स बोल दीजिए। और ये एक्टिव होता है लो टेम्परेचर पे, ठीक है। कौन से लो टेम्परेचर, जैसे 20 से 40 डिग्री सेल्सियस, इस लो टेम्परेचर पे ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एक्टिव होता है। और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो नैरो होगा, नैरो टेम्परेचर रेंज। देखो लो टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करता है यानी एक्टिव होता है आपका ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एक्सेप्ट थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। देखो थर्मो से ही हीट समझ में आ रहा है ना, तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो है ये एक्टिव होंगे एट हाई टेम्परेचर, यानी कि ऑब्वियसली वही 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस टेम्परेचर पे आपके थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म एक्टिव होंगे। ये भी आपके जो है ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स ही है, बट इनमें एक्सेप्शन ये हो जाता है कि ये हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे ये हॉट विंड्स, सल्फर स्प्रिंग एंड टैग पॉलीमरेज, ठीक है। ये सभी आपके थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इसमें जैसे हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज देखते हैं, तो फिजिकल चेंज दैट मींस चेंज इन शेप, शेप में चेंज होगा विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, किसी भी तरीके का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आइस से वाटर हो गया, वाटर से स्टीम हो गया, ठीक है। सबका फॉर्मूला तो आपका H2O ही रहा, है ना। तो कोई बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ आपका शेप में चेंज हुआ है, फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है। केमिकल चेंज में बात करें तो इसमें ऑब्वियसली बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, जैसे आपका ये एग्जांपल है BaOH2, है ना, H2SO4। इसमें यदि आपका रिएक्शन होगा तो ये आपका BaSO4 + 2H2 होगा। ऑब्वियसली ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह भी हो गया, है ना, यहाँ से आपका ये चेंज हो गया, बॉन्ड ब्रेक वगैरह होके। रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो जो रेट है वो होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन यूनिट टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन यूनिट टाइम, ये प्रोडक्ट ये टाइम है। और देखो रेट को ही हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं, याद रखना, रेट को ही हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं कब, जब आपका डायरेक्शन स्पेसिफाइड है ना, जब आपका डायरेक्शन में दिया हो। हम लोग पढ़ते हैं ना वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आता है, तो उससे से रिलेट करें ना। रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी व्हेन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे ये देख लो, CO2 H2O में कार्बोनिक एनाइड्रेज डाल देंगे तो H2CO3 बन जाएगा, है ना। ये भी आपका रेट का एग्जांपल है। और ये रेट का एग्जांपल कैसे है, जैसे कि आपका एंजाइम यदि प्रेजेंट हो ही ना, ऑब्वियसली एंजाइम है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। तो जैसे कि ये अगर हो ही ना, तो यार देखो 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 1 घंटा में बनेगा। तो यानी देखो 1 घंटा में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बन रहा है, ये कुछ कम नहीं लग रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ पे CA यानी कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम को गेम में लेके आ जाए तो उसके बाद देखो 6 लाख H2CO3 मॉलिक्यूल बन रहा है सिर्फ 1 सेकंड में। पहले एंजाइम के एब्सेंस में 1 घंटा में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहा था, लेकिन एंजाइम के प्रेजेंस में 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहा है। समझ लो कितना ज्यादा ये फास्ट काम करवा रहा है। यही होता है एंजाइम का पावर, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से एंजाइम इंक्रीज करता है एंड ऑब्वियसली जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देता है, जिसके कारण से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। या देखो अब एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैं E लिख देता हूँ, एंजाइम का स्ट्रक्चर। एंड ये वाला जो साइट है एरोस्टेटिक साइट होता है, इसका हमें उतना ज्यादा काम नहीं होता है। एंड इसका काम होता है, ये आपका होता है एक्टिव साइट, जहाँ पे जो आपका ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कुछ इसी शेप का होता है एंड यहाँ पे जाके फिक्स हो जाता है। ये कुछ लॉक एंड की मैकेनिज्म में काम करता है ना। एक्टिव साइट पे आपका सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इसको बोलते हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट आ जाता है। एलोस्टेरिक साइट वो साइट होता है अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को छोड़ के जो भी अदर देन एक्टिव साइट है वो आपका एलोस्टेरिक साइट हो जाता है।
देखो हाउ एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एंजाइम इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है ना। एक्टिवेशन एनर्जी यदि आपको नहीं पता तो एक्टिवेशन एनर्जी होता है दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी रहता है उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। देखो कुछ इस तरीके से आपका पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का चार्ट बनता है। इस तरीके से आपका एक ग्राफ है एंड यहाँ पे आपको दो ग्राफ मिल रहे हैं, एक रेड एक पिंक। जो ये रेड वाला है देखो इसमें कितना ज़्यादा समय लग रहा है आने पे आपका प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है रेड वाले में, और पिंक वाले में देखो तुरंत आ गए यहाँ पे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में, है ना। तो ये रेड वाला ग्राफ तब बन रहा है जब आपका एंजाइम एब्सेंस है, और जो पिंक वाला ग्राफ तब बन रहा है जब आपका एंजाइम प्रेजेंस है। एंड यहाँ से देखो सबस्ट्रेट के ऊपर यदि हम लोग देखें तो जो आपका ये डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और यही डिफरेंस जब आपका एंजाइम प्रेजेंस हो तो बहुत छोटा होता है, जब एंजाइम एब्सेंट हो तो बहुत बड़ा होता है ना। देखो रेड वाले में कितना बड़ा है ये, तो यही हो जाता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम जब आपका एंजाइम एब्सेंस हो रहा होता है। एंड द पिंक वाले में छोटा है आपका, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। और ये जो आप स्टेट देख रहे हो बीच में जो आया है यहाँ पे दोनों के, ये होता है ट्रांजिशन स्टेट, और ये बहुत ट्रांजिस्ट और अनस्टेबल होता है। ट्रांजिस्ट यानी कि बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, और बहुत अनस्टेबल होता है यानी कि तुरंत यहाँ से खिसक जाता है ना। तो मेन बात यही चीज़ है कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ये वाला ग्राफ है, और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम ये वाला ग्राफ है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एंजाइम जो है वो कैटालिटिक साइकिल प्ले करता है। देखो कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ये एंजाइम है, एंजाइम में आपके एक्टिव साइट होंगे, ये जिसको आप सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपका जो सबस्ट्रेट है फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज आके बाइंड कर गया, है ना। यहाँ पे एंजाइम था उस पर सबस्ट्रेट दैट इज सुक्रोज आके बाइंड कर दिया, उसके बाद इसका और टाइट बाइंडिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे लॉक इन की जैसा दिख रहा है हमें, ये देखो ताला है और ये कुछ चाबी जैसा, तो यहाँ पे टाइट बाइंडिंग हो गया, जो सबस्ट्रेट था इस एंजाइम में आके टाइटली बाइंड हो गया, जिसके कारण से ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको ई और एस से डिनोट करते हैं, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, छोटे समय के लिए रहता है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन फेज, जैसा कि हमने देखा ट्रांजिशन फेज ट्रांजिस्ट और अनस्टेबल होता है, और उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम लोग ईपी बोलते हैं। ठीक है, और ईपी में जो है बॉन्ड का ब्रेकिंग होने लगता है, और बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे प्रोडक्ट बनना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होना चालू हुआ, जिसके कारण से जो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए, ये देखो ये प्रोडक्ट अलग हो गया और ये दूसरा प्रोडक्ट अलग हो गया, और एंजाइम्स भी यहाँ से हट गया, और जो यहाँ पे एंजाइम है ये दूसरे कैटालिटिक साइकिल के लिए फिर रेडी हो गया। देखो ये एक्टिव रिलीज एंजाइम को फिर यहाँ से हट गया, निकल गया, और ये फ्री हो गया, फ्री फॉर अदर कैटालिटिक साइकिल। फिर ये दूसरे सुक्रोज को भी यहाँ पे लाके इस तरीके से साइकिल चला सकता है। हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट लिया था सुक्रोज, और सुक्रोज को तोड़ने के बाद देखो यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज बना, है ना। यानी कि सबस्ट्रेट का हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बना लिया। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कैटालिटिक साइकिल होता है, और इसी को मैंने स्टेप्स में लिख दिया। सबसे पहले आपका एंजाइम में सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, है ना। ये देखो स्टेप 1 आपका एंजाइम में सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, दैट इज सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। उसके बाद आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें आपका मोर टाइट बाइंडिंग होगा इसी का सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट से। देन अल्टर द शेप ऑफ एंजाइम, फिर एंजाइम का जो शेप है कुछ इस तरीके से अल्टर होने लगेगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी आएगा। देखो टाइट बॉन्डिंग कारण इसमें एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी आ जाता है। ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसमें ब्रेक केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट, बॉन्ड का यहाँ पे जो सबस्ट्रेट का केमिकल बॉन्ड है उसका ब्रेकिंग होना चालू हो जाता है। उसके बाद से फिर ऑब्वियसली हमारे पास प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं, एंजाइम अलग हो जाता है ना। एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, दैट इज फ्री एंजाइम, और ये जो एंजाइम है ये रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल, एंड प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली अलग हो गया। देखा, कुछ इस तरीके से आपका एंजाइम का एक्शन होता है और कैटालिटिक साइकिल होता है। कितना सिंपल था यहाँ पे, वापस बता दो क्या, लो बता देता हूँ वापस। स्टेप 1 क्या था, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड किया, फिर उसके बाद यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, इसमें टाइट बाइंडिंग और क्लोज प्रॉक्सिमिटी वगैरह हो जाता है। उसके बाद ट्रांजिशन फेज आता है जो ट्रांजिस्ट और अनस्टेबल होता है, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग होना चालू हो जाता है। बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, उसके बाद फिर आपका प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएंगे, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और एंजाइम रिलीज हो जाएगा, और ये जो फ्री एंजाइम है वो दूसरे कैटालिटिक साइकिल के लिए वापस से रेडी हो जाएगा। देखा कितना सिंपल था, बहुत आसान है कैटालिटिक साइकिल, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, यदि बात करें फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, है ना, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन हमने देखा, अभी बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम। तो जो फैक्टर एंजाइम को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और इनहिबिटर्स। देखो टेम्परेचर की बात करें तो ये ग्राफ है आपका एंजाइम एक्टिविटी और टेम्परेचर पे। तो हमें यहाँ पे एक इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है जहाँ पे ये जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से जरा सा टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो एंजाइम का एक्टिविटी घट जाएगा, जरा सा टेम्परेचर कम रहने दिया तो भी एंजाइम का एक्टिविटी घट जाएगा, है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमें मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलता है, लो टेम्परेचर पे एक्टिविटी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिविटी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम डीनेचर या बोल सकते हैं एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव, देयरफॉर एक्टिविटी लो। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम आपका डीनेचर, देयरफॉर आपका एक्टिविटी लो।
है ना, और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी। पीएच में भी कुछ ऐसा ही है। पीएच में भी जो आपका एंजाइम एक्टिविटी और पीएच का ग्राफ बनता है, उसमें जो आपका मैक्सिमम एक्टिविटी है वो आपका ऑप्टिमम पीएच पे देखने को मिलता है ना। और ऑप्टिमम पीएच से यदि ज़्यादा पीएच कर दे तो एक्टिविटी कम हो जाएगा, कम पीएच कर दे तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगा। एंड एक और बात, दैट इज डिफरेंट एंजाइम हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच। अलग अलग एंजाइम का अलग अलग आपका ऑप्टिमम पीएच हो सकता है, जो कि सिंपल सी बात है ना। चलिए बात करें थी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की, तो इसको हम लोगों ने एस और बिग ब्रैकेट से लिखा है। समझ आना, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। ये देखो, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बना है, और ये कुछ इस तरह के ग्राफ बनता है। देखो इस ग्राफ से क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, फिर सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद हम लोग चाहे कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दें, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता वो भी हम लोग देखेंगे, और ये Vmax/2 क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। देखो, इफ सबस्ट्रेट इंक्रीज देन वेलोसिटी इंक्रीज। कुछ इसी तरीके का मैं यहाँ देखने को मिल रहा है, सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। आफ्टर 100% सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम का 100% सैचुरेशन हो गया, तो उसके बाद सबस्ट्रेट को चाहे कितना भी बढ़ा दो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, जो कि Vmax पे आ जाता है। Vmax यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी जब आपका 100% सैचुरेशन हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो गया? बिकॉज देयर आर नो फ्री एंजाइम अवेलेबल टू बाइंड विद मोर सबस्ट्रेट। क्योंकि हम लोग सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यार ये सबस्ट्रेट काम कब आएगा? जब ये एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। लेकिन हमारे पास अब एंजाइम्स बचे ही नहीं है बाइंड करवाने के लिए, तो कहाँ से यार आपका वेलोसिटी बढ़ेगा? वही चीज लिखा है मैंने, बिकॉज देयर आर नो फ्री एंजाइम्स अवेलेबल टू बाइंड विद मोर सबस्ट्रेट। इसी वजह से इस पोजीशन में पहुंचने के बाद सबस्ट्रेट बढ़ाने पर भी हमारे पास जो वेलोसिटी वो नहीं बढ़ता है। एंड Vmax/2 क्या है? देखो Vmax/2 और Km को समझ लो। Km वो वैल्यू है जहां पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हाफ टू द Vmax। Km वो वैल्यू है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये एक्चुअली एक वैल्यू है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ही, एट विच जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो हाफ हो जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी का, ठीक है। इस चीज को याद रखना। नाउ इनहिबिटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहिबिटर्स क्या करते हैं? ये रिड्यूस कर देते हैं या शट ऑफ कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ एंजाइम को। दो तरीके के इनहिबिटर्स होते हैं, देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो चलो थोड़े अच्छे भी होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव तो भाई बड़े खतरनाक होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें समझना है। एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है। तो देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सिमिलर होते हैं टू सबस्ट्रेट। जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसा ये इनहिबिटर भी हो जाएगा, है ना। सिमिलर टू सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर, वो सबस्ट्रेट से ये स्ट्रक्चर में सिमिलर देखने को मिलता है। देयरफॉर ये बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट जो है उसका स्ट्रक्चर वैसा ही होगा कि वो हो जाके एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे बाइंड कर ले। अब क्योंकि इनहिबिटर का भी स्ट्रक्चर सेम ही है, तो ये बोलता है सबस्ट्रेट को तू निकल यहाँ से, अब मैं जाऊंगा एक्टिव साइट पे बाइंड करके, ठीक है। और यही एक्टिव साइट पे बाइंड कर देता है, और एक्टिव साइट से बाइंड करने के बाद ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है ना। इतना खतरनाक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन, है ना, यानी सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिशन करके उसको भगा देगा और खुद जाके एक्टिव साइट पे चिपक जाएगा। देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का हम लोग यूज करते हैं इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, ठीक है। बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज करते हैं। नाउ इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोस एंजाइम, इस पे आपका जनरली जो है वो आपका सक्सिनेट आके जुड़ता है। सक्सिनेट आपका यहाँ पे आके जुड़ता है, और सक्सिनेट ही सबस्ट्रेट है। पर यहाँ पे जो मेलोनेट जो इनहिबिटर है आपका, ये सक्सिनेट को यहाँ से भगा देता है, बोलता है कि चल तू निकल, अब मैं यहाँ पे आके जुड़ूंगा और सक्सिनेट डिहाइड्रोस एंजाइम को इनहिबिट कर दूंगा, ठीक है, इनहिबिट कर दूंगा, है ना। मेलोनेट क्या काम करता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है सक्सिनेट के लिए, है ना। इस चीज को याद रखना। दूसरा एग्जांपल है स्टैटिन। स्टैटिन भी इनहिबिटर है जो कि यीस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। स्टैटिन इज ए इनहिबिटर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट, एंड ये इनहिबिट किसको कर देगा? इनहिबिट कर देगा ये एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल, है ना। कोलेस्ट्रॉल के जो एंजाइम है उसको ये इनहिबिट कर देता है। देयरफॉर ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी कहलाता है ये स्टैटिन, है ना। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये लो कर देता है। ऑब्वियसली उसका यदि एंजाइम से लो हो गया, एंजाइम्स फॉर कोलेस्ट्रॉल, तो इसलिए उसको लो तो कर ही देगा ना, है ना। तो इसको याद रखना, मेलोनेट और स्टैटिन दोनों इनहिबिटर है। मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, स्टैटिन जो है एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट कर देगा। ना यदि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स तो बड़े खतरनाक है। इनको जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं है स्ट्रक्चरली सेम होने की। ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होकर भी अपना काम कर देते हैं, है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर स्ट्रक्चरली जनरली डिसिमिलर होते हैं, है ना। स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होते हैं और बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट, है ना। जो एलोस्टेरिक साइट मैंने बताया था, यहाँ पे आके बाइंड कर देते हैं। भले अब यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ भी हो, लेकिन यदि यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट में इनहिबिटर आके जुड़ दिया, फिर इस सबस्ट्रेट को यहाँ पे कोई काम करने नहीं देगा, पूरा एंजाइम को ये इनहिबिट कर देगा। और इसका एग्जांपल है साइनाइड। साइनाइड भी कुछ ऐसा ही काम करता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और इनहिबिटर को बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे कि किस तरीके से एंजाइम को अफेक्ट करता है। ना यदि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की बात करें, देखो इसका नेम जो है वो अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट नंबर से दिया गया है। जैसे कि मान लेते हैं ABCD, किस तरीके से दिया। देखो इसका डिटेल्स तो ज्यादा नहीं दिया है, पर एक बेसिक हम लोग समझ सकते हैं। 4 डिजिट नंबर से एंजाइम को नाम को क्लासिफाई करते हैं ABCD। ए आपका क्या हो जाएगा? क्लास, बी हो जाएगा आपका सब क्लास, सी हो जाएगा आपका सब सब क्लास, और डी हो जाएगा आपका सब सब क्लास, है ना। बहुत सारे सब आ गए।
क्लास होता है यहाँ पे 1 से 6 तक, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6, एंड सब क्लास होता है 4 से 13 तक, है ना। क्लास, सब क्लास, सब क्लास, सब क्लास, ABCD इस तरीके से आपका 4 डिजिट नंबर में इसका नाम को क्लासीफाई करते हैं एंजाइम्स का। चलिए क्लास की बात करें, क्लास का एग्जाम्पल्स याद करना बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल्स का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स का ट्रिक है आपका ओ थोड़ा, ठीक है, ओ थोड़ा हंस ले, क्या करने, हंस ले, ओ थोड़ा हंस ले, इनोसेंट, इनोसेंट लड़की, ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पे ओ थोड़ा हंस ले, इनोसेंट लड़की, है ना। ओ से आपका हो जाएगा ऑक्सीडोरेडक्टेज, थोड़ा से हो जाएगा आपका ट्रांसफरेज, है ना, हंस से हो जाएगा आपका हाइड्रोलेज, ले से हो जाएगा आपका लेस, इनोसेंट से हो जाएगा आपका आइसोमरेज, लड़की से हो जाएगा आपका लाइगेज, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, है ना। ऑक्सीडोरेडक्टेज या जिसे हम लोग डिहाइड्रोलेज बोलते हैं, ये क्या काम करता है, ये एंजाइम है विच कैटलाइज ऑक्सीडोरिडक्शन, यानी कि ये ऑक्सीडेशन भी कराएगा, रिडक्शन भी कराएगा बिटवीन टू सबस्ट्रेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे S है, रिड्यूस्ड है, S ऑक्सीडाइज है, यहाँ पे देखो अलग अलग कर देगा, S ऑक्सीडाइज कर दिया और S डैश को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, है ना। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्शन कराता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। ट्रांसफरेज की बात करें तो ये सेकंड क्लास का है, दैट इज एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप G, है ना। ग्रुप G को ये ट्रांसफर करेगा अदर देन, और ये जो G है ये अदर देन होगा हाइड्रोजन, ये G कुछ भी हो सकता है बट ये हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे S के साथ G लगा हुआ था और S डैश खाली था, इस G को ये S डैश के साथ लगा दिया और S को खाली कर दिया, है ना। यही होता है आपका ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेज जो कि थर्ड क्लास का एंजाइम है, ये हाइड्रोलिसिस का काम करता है। हाइड्रोलिसिस कराएगा ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक का, CC बॉन्ड का, C हैलाइड का और PN बॉन्ड का, है ना। वापस बताता हूँ आपको, ये हाइड्रोलिसिस कराएगा ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड यानी कि वही C और X, या फिर PN, है ना, आपका फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, इसके बॉन्ड का आपको ये हाइड्रोलिसिस कराएगा, यानी कि पानी पिला के तोड़ देगा। चलिए लाइस की बात करो तो ये फोर्थ क्लास का एंजाइम है और ये क्या काम करेगा, ये रिमूवल ऑफ ग्रुप करेगा। Enzymes that catalyze removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving double bond, है ना। ये भी enzymes को removal of group करेगा, यानी कि तोड़ेगा बॉन्ड को, लेकिन other than hydrolysis, हाइड्रोलिसिस से नहीं तोड़ेगा, other than hydrolysis से तोड़ेगा। किस तरीके से तोड़ेगा, जिस तरीके से ये डबल बॉन्ड को छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C और C में Y, है ना, Y और X लगा हुआ था, X और Y को हटा के अलग कर दिया और CC में एक डबल बॉन्ड जोड़ दिया, है ना। कुछ इस तरीके से आपका रिमूवल ऑफ ग्रुप कर देगा और बीच में इसका डबल बॉन्ड जोड़ देगा। और जो इसका मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए, अदर देन हाइड्रोलिसिस होगा। आइसोमरेज तो नाम से ही समझ में आता है, आइसोमराइजेशन कराएगा। ये आपका फिफ्थ क्लास का एंजाइम है, दैट इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटरकन्वर्जन, ये सभी एंजाइम्स को इंक्लूड करेगा जो कि आपका कैटलाइज कराता है इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, है ना। जो भी आपका एंजाइम्स इंटरकन्वर्जन करा दे, जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करवा दे, ज्योमेट्रिकल, ओरिजिनल आइसोमेरिज्म करा दे, जो भी आपका जैसे इंटर कन्वर्जन करा देगा वो सभी आपके आइसोमरेज में आ जाएगा। लाइगेज आपका चिपकाने का काम करता है। देखना लाइगेज जो है ये तोड़ने का काम करता था, डबल बॉन्ड छोड़ के, है ना, डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा तोड़ के। और जो ये लाइगेज है जो कि सिक्स्थ क्लास का एंजाइम है, ये आपका जोड़ने का काम करेगा, ग्लू करने का काम करेगा। एंजाइम्स कैटलाइजिंग लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, याद रखना यहाँ पे सिर्फ 2 कंपाउंड लिखा गया है, मैं आपको बता रहता हूँ, आप यहाँ पे 2 डिफरेंट कंपाउंड करके याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, शायद इसी साल क्वेश्चन आया है, ये CC वाला, है ना। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन में था CO, CS, CN और CC, तो याद रखना CC नहीं होगा इसका एग्जांपल। लाइगेज में आपका CC नहीं आ सकता है। लाइगेज में जैसे आपका ज्वाइन करेगा, CO को ज्वाइन कर देगा, CS को ज्वाइन कर देगा, CN को ज्वाइन कर देगा, PO को ज्वाइन कर देगा, सेम को ज्वाइन नहीं करेगा, है ना, अलग अलग डिफरेंट को ज्वाइन करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 6 के 6 क्लास समझ आ गए होंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज और लाइगेज। इसको याद करने का ट्रिक था वो थोड़ा हंस ले, इनोसेंट लड़की। ना यदि टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की बात करें, देखो 2 तरीके के एंजाइम्स होते हैं, एक सिंपल एंजाइम्स, एक कंपाउंड एंजाइम। तो देखो सिंपल एंजाइम जो है इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, और कंपाउंड एंजाइम कॉन्जुगेट होते हैं जिसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों आते हैं। और कंपाउंड एंजाइम का ही टाइप होता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम एक कंपाउंड एंजाइम है जिसमें एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से बना होता है ना। होलो एंजाइम इक्वल्स एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। जो ये एपो एंजाइम है ये आपका प्रोटीन पार्ट होता है और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कंपाउंड एंजाइम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से बने होते हैं, तो एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। चलो कोफैक्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। सो कोफैक्टर जो है वो इसेंशियल होते हैं फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी, है ना। कैटालिटिक एक्टिविटी बोल दीजिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बोल दीजिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये इसेंशियल होते हैं। कोफैक्टर 2 तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और ऑर्गेनिक कोफैक्टर। देखो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करें तो इसमें मेटल्स आयन आ जाएंगे, जैसे जिंक 2+, और ये बाइंड विद कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन बना के आपस में बाइंड होते हैं, जिसका एग्जांपल हो जाएगा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का Zn2+, जिंक 2+। और ये जिंक 2+ कोफैक्टर जैसा काम करेगा किसके लिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। याद रखना ये आपका PYQ भी है, ठीक है। Zn2+ आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए कोफैक्टर जैसा काम करता है।
ना ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करें, ऑर्गेनिक कोफैक्टर में दो ग्रुप्स होते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक को एंजाइम। याद रखना, ऑर्गेनिक कोफैक्टर में दो चीज आते हैं, एक आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक आपके को एंजाइम। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम आपस में अलग अलग कैसे होते हैं? जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये टाइटली बाउंडेड होता है एपो एंजाइम से, है ना। जो एपो एंजाइम है इससे आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंडेड होता है, बट वहीं पर जो को एंजाइम्स होते हैं वो आपके लूजली अटैच्ड होते हैं एपो एंजाइम से, ठीक है। तो यही प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम में बेसिक डिफरेंस होता है। चलिए यदि इसको डिटेल में देखें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंडेड टू एपो एंजाइम, जिसका एग्जांपल हो जाएगा हीम ग्रुप इन पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। पेरोक्सीडेज और कैटलेज दोनों ही आपके एंजाइम है, और ये जो हीम ग्रुप है ये आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और ये पेरोक्सीडेज और कैटलेज क्या काम करता है? ये H2O2 यानी कि पेरोक्साइड को H2O और CO2 में कन्वर्ट कर देता है ना, यही इसका काम होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप समझ गए होंगे ना। यदि को एंजाइम्स की बात करें तो को एंजाइम्स लूजली अटैच होते हैं एपो एंजाइम से फॉर ट्रांजिस्ट, ट्रांजिस्ट यानी कि शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए जो को एंजाइम्स है ये लूजली अटैच होते हैं एपो एंजाइम से। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा NAD और NADP। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और NADP का निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, P5 फॉस्फेट हो जाएगा। और ये दोनों जो है यानी कि NAD और NADP दोनों कंटेन करते हैं आपके विटामिन नियासिन, ठीक है। दोनों में आपके विटामिन नियासिन होता है, या बोल सकते हैं इसको विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 को हम लोग विटामिन नियासिन बोलते हैं। सो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, बहुत मेहनत करके मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है आप लोग उसे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। NCERT का ऑलमोस्ट हर एक चीज सब कुछ मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है, एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जो मैंने यहाँ पे छोड़ा होगा, है ना। सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, है ना। और जो ये आपके नोट्स हैं ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमेशा की तरह यार मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बना दिया, और यदि आपको ये समझ आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं मिलता हूं आप लोगों को न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।